पे ये है कि जजेस के आने से जो मकसद ये है बज़ाहिर यही है कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस बहुत ज़्यादा हैं, उनको जल्दी से सुना जाएगा। पेंडिंग जितनी है पेंडेंस है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर मज़ीद केसेस आते हैं, उनका फौरी फैसला होगा अगर जजेस की तादाद ज़्यादा होगी। तो अब बज़ाहिर तो ये लगता है क्योंकि सैनेट की कायमा कमेटी में ये बिल अप्रूव कर दिया है और कंसेंसस के साथ किया है, जिस पे पीटीआई भी शामिल है, तमाम सियासी जमातें उसमें शामिल हैं। तो इसलिए उम्मीद है कि ये बिल पास हो जाएगा और जजेस की तादाद बढ़ जाएगी। अच्छा। जजेस की तादाद बढ़ने से जो जजेस के जुडिशरी में जो दो ग्रुपिंग हैं, एक प्रो पीटीआई है और एक प्रो पीटीआई नहीं है अपेरेंटली, तो उस पर क्या असर पड़ता है आने वाले दिनों में, ये एक दिलचस्प सूरत हाल होगी। लेकिन इसका अंदाज़ा जो है वो गर्मियों की छुट्टियों के बाद होगा। यानी आपके ख्याल में इज इट द राइट टाइम फॉर दिस काइंड ऑफ अ बिल के जो जजेस हैं उनकी तादाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर बढ़ाई जाए? एक ऑलरेडी एक पोलराइजेशन है और ये रहती है हमारे मुल्क में, ये ख़त्म नहीं हो सकती, ये तो एक फैक्ट है। हम दोनों इसके ऊपर एग्री करते हैं। लेकिन क्या जजेस को कंट्रोवर्शियल नहीं कर देगा जो नए आने वाले जजेस होंगे? देखिए, जनरल फैज को गिरफ्तार किया गया तो कहा गया ये टाइमिंग क्या है। तो अब ये जजेस की तादाद में, सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद बढ़ाई जाए, ये बहुत पुराना मुतालबा है। तो किसी वक्त तो होना था ना। तो टाइमिंग तो एक वक्त तो होता है कि कोई टाइमिंग होती है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा नहीं जो मुतनाज़ ना हो, या जिसको मुतनाज़ आप जैसे लोग ना बना देते हों, या हम जैसे लोग चलें ये कर लेते हैं। तो इसलिए मुतनाज़ होना किसी चीज़ के लिए, या टाइमिंग होना फलां वक्त, वो सही काम के लिए हर टाइम सही टाइम होता है। अच्छा। और तनाज़ात से डर के सही काम से रुकना नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं कि ये सही काम है कि मतलब अगर जो केसेस का जी, बैकलॉग है उसको जी, क्लियर करने के लिए, लेकिन जो बिल्कुल एड हॉक वाला कॉन्सेप्ट है क्या वो सही नहीं है? नहीं, एडहॉक वाला एक कॉन्सेप्ट सही नहीं है। 2022 से 23 के बीच के मेरे पास फिगर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के कि 24,000 तकरीबन केसेस डिसाइड किए सुप्रीम कोर्ट ने और करीब 22,000 केसेस मजीद रजिस्टर हो गए। तो यानी कि बैकलॉग आपका कम नहीं हो रहा जी, नहीं हो रहा। दिस नंबर ऑफ बिल्कुल। जजेस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एडहॉक के 2-3 बेंचेस हो जाएं जो कि एक बार सारा जो बैकलॉग है उसको ख़त्म कर दें और उसके बाद आप आगे मूव ऑन कर जाएं? नहीं, ये ऐसे होता नहीं है ना, क्योंकि आबादी बहुत बढ़ गई है। फाटा के इलाके अब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन के पाकिस्तान का हिस्सा बन गए, वहाँ से भी केसेस आते हैं। और ये बात उसमें बिल में एक तौजीह पेश भी की गई है कि ये वजूहत हैं। तो आने वाले दिनों में मेरा नहीं ख्याल कि केसेस की तादाद कम होगी, और हो भी गई तादाद तो मेरा ख्याल है कि स्पीड ज़्यादा हो जाएगी इंसाफ के मिलने की। सुप्रीम कोर्ट से जो 2-2 साल 3-3 साल इंतज़ार रहता है अपीलों का, लोग जेलों में पड़े रहते हैं, वो वक्त कम हो जाएगा। अच्छी बात है और ये होना चाहिए। और एडहॉकिज्म किसी भी जगह बेहतर नहीं होता। जब एक जज मुस्तकिल लगा दिया जाएगा तो फिर वो जज ज़्यादा आज़ादी और इंडिपेंडेंस के साथ काम कर सकेगा, बजाय उस जज के जो एडहॉक पे होता है। क्योंकि एडहॉक पे होगा तो फिर भी थोड़े मसाइल तो होते हैं, थोड़ी बहुत ही इज़ इक्वल टू अदर जजेस, लेकिन फिर भी बहरहाल एडहॉक होता है। उसे पता होता है मैंने 1 साल बाद या 2 साल बाद चले जाना है घर, लेकिन जो परमानेंट होगा वो परमानेंट होगा। तो आई थिंक दिस इज़ मच बेटर। अब आपके जो इमरान खान के चांसलर बनने का है ना सवाल, देखिए खान साहब ने खुद भी कहा आज, उन्होंने कहा कि अगर वो खुद कह रहे हैं कि अगर मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बन गया तो ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात हालांकि जो होगी। गार्डियन का आर्टिकल है वो इसके बिल्कुल बरक्स है, वो तो कुछ और ही चीजें कह रहा है कि जी, वो वो गार्डियन को अब ये तालिबान फ्रेंडली भी कह दिया है, इसके अलावा रेप अपोलोजिस्ट भी कह दिया है, इस तरह की एक अदौर चीज भी। तो ये कितना सही है और कितना गलत है, कैसा इमेज ये जाएगा? गार्डियन ने और वहाँ की जो एक इलीट है बरतानिया की, उनको पाकिस्तान के लिए तो एजाज़ लगता होगा ये, और हमें भी लगता है, लेकिन शायद बरतानिया को अपने लिए ये अब एजाज़ नहीं लग रहा। वो खान साहब को यहाँ पे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनने पे तो सपोर्ट करते हैं, उनकी पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन अपने यहाँ ओहदा देने पे देखें उन्होंने खान के कौन कौन से कच्चे चट्टे निकाल के रख दिए सामने। और चांसलर का ओहदा क्या ओहदा होता है? तो आप सोचें कि हमारे यही सारे इल्ज़ामात जब यहाँ पे लगाते हैं खान साहब के लिए कि उन वज़ीर-ए-आज़म बनने के इतने बड़े ओहदे के लिए, तो उस पर तो वेस्ट जो है वो इतराज़ करता है, लेकिन अपने पास जब एक चांसलर के ओहदे के लिए उम्मीदवार वो बने हैं तो उस पर देखें उन्होंने कितनी मीन मेख निकाली है। ये दोहरा मेयार जो है ना वेस्ट का, ये काफ़ी जो है तकलीफ दे है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जो गार्डियन के जिस आर्टिकल की आपने बात की, वो आर्टिकल जो शुरू हुआ है ना, वो उस खातून ने कहा है कि एक्स हस्बैंड ऑफ जमाइमा गोल्डस्मिथ, उन्होंने जमाइमा गोल्डस्मिथ को कंट्रोवर्शियल कर दिया है इंग्लैंड में।
इस बात पे। अब मेरा ख्याल है कि जमाइमा जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं खान साहब को और अभी भी कर रही हैं इस मामले पे भी, लेकिन कम से कम अब उनको भी थोड़ी मुश्किलात ज़्यादा होंगी, क्योंकि जो ये उन पे अटैक हुआ है ना, कि वो उनके एक्स हस्बैंड हैं और वो तालिबान अपोलोजिस्ट हैं, रेप अपोलोजिस्ट हैं और वो इस तरह के चीज़ों में मुलव्वस हैं, तो उससे उनको उनको जो डिफेंड करना है इमरान को मुश्किल हो जाएगा। और ख़ान साहब ने ये कहा कि ऑनर की बात तो है, लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए था कि पूरे मुल्क को साथ लेके चलते। उनके जमात के कुछ लोगों ने उसको जिस तरह ताना बना के पेश किया और उनके हर काम को जिस तरह वो इसमें पाकिस्तान में एक तबके को वो ये समझते जो खान साहब के साथ नहीं खड़ा होता, जो उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता, जो चाहे वो जज हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे जर्नैल हो, कोई भी हो, उसको जिस तरह टारगेट किलिंग की जाती है, उसकी डिजिटल टारगेट किलिंग की जाती है, इसका खान साहब को कोई इलाज करना चाहिए था ना। वो पूरे पाकिस्तान की फिर बात करें ना, फिर वो पीटीआई की कल्ट की बात ना करें, फिर लोग इसको फिर मुखालिफ भी हैं आपके। हाँ। वो आपके पोतड़े सारे बाजार में लेके आ गए हैं और इंग्लैंड में आए हैं, जो इंग्लैंड पहले कभी आपके इन स्कैंडल्स पे बात नहीं करता था, अब वहाँ के बड़े अखबारात ये बातें करना शुरू हो गए हैं। तो ये जो है चांसलर का इलेक्शन पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात तो होगा, लेकिन खान साहब के उसने जो गड़े मुर्दे उखाड़े हैं वहाँ पे, वो इस वजह से हैं कि खान साहब और उनके सपोर्टर्स ने और उनके फॉलोअर्स ने एक मनफी जहर आलूद कैंपेन और ट्रेंड को फ़रोग दिया मगरिब में पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की दूसरे लोगों के खिलाफ, जो इसे बूमरैंग कहते हैं। वही चीज जो इमरान खान साहब बूमरैंग यही होता है कि वही चीज़ जो आप फेंकते हैं, एक खंजर किसी पे घूम के आपके गर्दन पे आके गिरता है, और वही खान साहब के साथ हुआ। लेकिन आपने कहा है कि चांसलर का ओहदा क्या ओहदा होता है, क्या नून लीग को या हुकूमत पाकिस्तान को ये एज अ गुडविल जेस्चर इमरान खान को बनने नहीं दे देना चाहिए कि यार बन जाए आप चांसलर का, वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टरशिप से चांसलरशिप पे आ गए। वो तो कहेंगे, लेकिन बरतानिया भी तो कबूल करे, ऑक्सफोर्ड भी तो कबूल करे। मुझे तो खतरा है कि उनके नॉमिनेशन पेपर्स ही एक्सेप्ट नहीं होंगे। लेकिन कुछ इस तरह के भी आर्टिकल्स हैं ना जो सपोर्ट करें, तो एक यानी कि मैच पड़ गया। डॉन में एक बड़ा अच्छा आर्टिकल था जिसके अंदर ये चीज़ थी कि एक इमरान खान इस वक्त अच्छी पोजीशन पे हैं और कम से कम उन्होंने इस ऑक्सफोर्ड का जो इलेक्शन है जो कभी भी इतना रेलेवेंट नहीं रहा और इतनी उसके बारे में कभी बात नहीं हुई, अब बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो एटलीस्ट इस लिहाज से ऑक्सफोर्ड क्या कंसिडर नहीं करेगा उन्हें कि एक पॉपुलर लीडर जो है वो। लंबा सवाल है आपका, लेकिन बात ये है कि मुझे उससे मेरे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा अगर ये डिस्कशन हो रही है ऑक्सफोर्ड के चांसलर के इलेक्शन पे, और सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है ना, और बरतानिया में हो रही है ना। इमरान खान साहब को और उनकी जमात को फायदा हो रहा है, पीटीआई को फायदा हो रहा है। नहीं, वो देखिए कॉर्नर किया गया था जिस तरह से पाकिस्तान। आपने कहा सवाल ये नहीं था आपका, सवाल ये था कि वो एक बड़ा इशू बन गया, सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में कर रहे हैं ना भाई, दुनिया इंडिया में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, नेपाल में हो रहा है, इवन ब्रिटिश जो है लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। ब्रिटिश इसलिए कि एक्स हस्बैंड ऑफ जमाइमा गोल्डस्मिथ, और मैंने आपको बताया कि वहाँ जो केसेस हैं खान साहब के खिलाफ वो बरतानिया से रिलेटेड है, जिसका हमने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया, तो इसलिए बरतानिया में तो डिस्कस होगा। पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पे उभर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इस वजह से कि ज्यादा पॉपुलर। ऐसा नहीं है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स बहुत हैं, वो दूसरे भी जो वहाँ पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हम और आप उस पर बात नहीं कर रहे, इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे। 800 साल हो गए हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और उसके चांसलर को मुंतखब होते हुए, उसमें जितने लोग आए हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे। साबिक वज़राए आज़म भी, अभी भी 3 साबिक वज़राए आज़म लड़ रहे हैं, बोरिस जॉनसन है, थेरेसा मे है और टोनी ब्लेयर है। आपको पता है ये कौन है? ये किसी को पता है? ये तीनों वज़ीर आज़म है, बहुत मजबूत वज़ीर आज़म रहे हैं। से वज़ीर आज़म है, तो लेट्स सी, तो एग्जैक्टली मैच पड़ जाएगा। तो हम जो स्टोरी जिस ऑडियंस के इंटरेस्ट में होती है उस पर ज्यादा फोकस होता है। तो अच्छा, कमिंग टू जनरल फैज, आप कुछ बताने वाले थे जनरल फैज से, मतलब मैं एक छोटी सी बात जनरल फैज से पे बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात इस पे करना चाहता हूँ। देखिए, बात यह है कि एक डिवीजन हो चुकी है और इसकी इब्तिदा खान साहब और उनकी पार्टी ने की है। उन्होंने कहा है कि अस एंड देम, जब 9/11 हुआ, जब उसामा बिन लादेन ने वो उस पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, तो उस वक्त जॉर्ज बुश जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था उसने कहा इट्स बिटवीन अस एंड देम, कि या तो आप हमारी सपोर्ट करें, अगर आप हमारी सपोर्ट नहीं कर रहे तो आप हमारे मुखालिफ और दुश्मन हैं, हम आपको तहस नहस कर देंगे। खान साहब और उनकी पार्टी का वतीरा और उनका लोगो यही है कि अगर आप हमें अनकंडीशनली सपोर्ट नहीं करते तो आप हमारे दुश्मन हैं, हम आपके ऊपर हमला करेंगे। ये फैशिज्म होता है ना। अगर वो इसकी बजाय प्यार की ज़ुबान इस्तेमाल करते, मोहब्बत की ज़ुबान इस्तेमाल करते, इज़्ज़त की ज़ुबान इस्तेमाल करते, तो शायद आज उनको उस मुखालफत का सामना ना करना पड़ता
जिस मुखालफत का आज उन्हें उस चांसलर के इलेक्शन पे इंग्लैंड में करना पड़ गया, इतनी मुखालफत उनकी तब नहीं हुई थी जब उन्होंने एक जायनिस्ट जैन गोल्डस्मिथ को मेयर ऑफ लंदन के लिए सपोर्ट किया था पाकिस्तानी सादिक खान के मुकाबले में। जितनी उन्हें बरतानिया में इस वक्त अपोजिशन एक चांसलर के इलेक्शन पे मिल रही है जो मीनिंगलेस है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी सियासत के लिए और खान साहब के लिए खुद भी। ठीक है, तो अब आप कमिंग टू जनरल फैज, आपने चूंकि शुरू में हमें हुक किया है तो अब मैं चाहूंगी कि बता दें अब हमें क्या खबर है जनरल फैज। देखिए, जनरल फैज के बारे में खबरें आना रुक गई हैं और उसकी कुछ वजूहत हैं क्योंकि बहुत सीक्रेट रखा जा रहा है मामलात को, लेकिन हमें कुछ खबरें मिली हैं। अच्छा, तो मैंने सोचा आपसे उसका जिक्र करूं। देखिए, वो फैज साहब गिरफ्तार हुए, जो हमें इतला मिली वो 13 अगस्त को मिली है कि 13 अगस्त को गिरफ्तार हुए। आज 2 सितंबर है शायद, या 3 सितंबर, आज 2 सितंबर है। तो कोई उन्हें 16-17 दिन 18 दिन हुए हैं गिरफ्तार हुए हैं। तो और केस में काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हो गई है और 2 मामला थे जिस पे प्रेस रिलीज ने ISPR ने कहा। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक टॉप सिटी पे कब्जे का केस था वो है, और दूसरा केस था कि पोस्ट रिटायरमेंट उन्होंने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। और इन दोनों केसेस पे बहुत ज़्यादा तफ्तीश तहकीकात मुकम्मल हो चुकी है और अब जो है फील्ड कोर्ट जो है, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है वो बैठ के वो अब गवाहों को तलब कर रही है। अच्छा। उन गवाहान को तलब किया जा रहा है जो इन दोनों केसेस में गवाहियां देंगे जनरल फैज के खिलाफ। अच्छा। और जिसमें जो जनरल फैज के जो लॉयर हैं जो उनको प्रोवाइड किए गए हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे उन गवाहों का। ये अमल शुरू हो गया, इस वीक शुरू हो गया। जितने भी गवाहान पेश होंगे जिरा का अमल उन पे जिरा करेंगे वो। और उसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो उनमें जो फैज साहब के जो इर्द गिर्द करीबी जितने लोग थे उनकी ज़ाती ज़िंदगी में और उनकी प्रोफेशनल ज़िंदगी में, जो उनके साथ ISI में जो उनके करीबी लोग थे, वो सब उनकी तहकीकात हो रही हैं। अच्छा। और वो अंडर स्क्रूटनी हैं। उसमें बहुत सारे लोग वो हैं जो उनके साथ फॉरेन विजिट्स पे जाते रहे। आपने उन लोगों की तस्वीरें भी शायद देखी होंगी। उन सबको उनकी सबकी स्क्रूटनी हो रही है, उन सब की तहकीकात हो रही है कि इनके काम करने का तरीका क्या था और किस किस तरह ने कहाँ कहाँ क्या किया। एक ऐसा मोबाइल फ़ोन मिला है जनरल फैज़ के पास जो था जिसका इल्म किसी को नहीं था शायद चंद लोगों के, और उस मोबाइल फ़ोन से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है जिसमें जो ख़ास तौर पे 9 मई के वाक़यात हुए हैं, जो इस बात पे जो कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर को आर्मी चीफ से हटाने के लिए बगावत करवाने की कोशिश की गई।